So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise essay 230, राइट। तो essay 230 जो है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है और उसके अंदर जो है ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी नोट्स है, आपके पास जो भी फैकल्टी के नोट्स है, आपके खुद के ही नोट्स है, आप वो लेकर बैठो तो ये वीडियो आपको भी जो है समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर नोट्स है, इस नोट्स को जो प्राइमरीली तो पंकज गर्ग सर के नोट्स से बनाया था, उसके नोट्स देन चार्ट एंड देन फिर एक बार इनको बनाने के बाद ये वाले नोट्स बनाने के बाद जो अदर फैकल्टीज़ के भी नोट्स देखे थे ताकि समझ में आए कि कुछ छूटा तो नहीं है। तो ले देकर ये कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। इसके थ्रू हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो अगर आपको रेलेवेंट लग रहा हो तो जो है आप इसको देखिए, और अगर कुछ पॉइंट मिस आउट हो रहे हैं तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो ऑडिट वर्किंग पेपर है, जो हम बोल रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो वर्किंग पेपर, अब वर्किंग पेपर ये वो खुद भी तैयार करेंगे, ठीक है, या किसी से ऑब्टेन भी कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। शुड रिटेन बाय हिम, उनको खुद को रिटेन करना है 7 साल तक, ठीक है, ठीक है। तो ऑडिट खत्म होने के 7 साल तक आपको जो है वो वर्किंग पेपर रखते हैं, और वर्किंग पेपर भाई आपने खुद ने ऑब्टेन करे हो या बनाए हो, ठीक। सेकंड आता है मीनिंग। तो मीनिंग क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? अब डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है? अब आप क्या बोलोगे, क्या वर्किंग पेपर लिख दोगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स वर्किंग पेपर? नहीं, पर्टिकुलर मीनिंग है, एक बार उसको देखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में इनिशिएशन से लेके एंड तक सबके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड, फिर प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एविडेंस मिलेंगे, ठीक है, और एविडेंस के बेसिस पे जो है कंक्लूजन ड्रॉ होगा, देन ओपिनियन ड्रॉ होगा, तो सब चीज़ें। तो ऑडिट प्रोसीजर, राइट, तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस ऑब्टेन करे और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये तीनों चीज़ें आती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर हमको एविडेंसेस मिलते हैं एंड देन फिर कंक्लूजन पे आते हैं, राइट। तो ये तो अपन ने समझ लिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंट कंसिस्ट, कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, ठीक है। एक बार मीनिंग को डीप में भी समझना पड़ेगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो एक बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है। एक ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूजन्स के बेसिस पे वो होता है, वो कंक्लूजन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने से आते हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हैंस वो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो रिकॉर्ड्स की बात करें वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। विच ऑल्सो शो दैट, ये भी बताता है दैट ऑडिट वॉज प्लान एंड परफॉर्म एज पर दी एसे, कि जो ऑडिट है वो प्लान और परफॉर्म्ड एज पर दी एसे। तो बोल रहे क्या, देखो यार तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट की बेसिस पे ही है, तो वो तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ये सब तो हो ना। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए और वो शो भी करे, मतलब वो ये शो भी करे कि वो प्लान और परफॉर्म एज पर ऐसे है कि ऑडिट जो है ना वो ऐसे के मुताबिक हुआ है। फिर रही बात आती है इट शुड बी प्रिपेयर्ड टाइमली, वही टाइमली भी बनना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी देखो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। एक तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो ये भी शो करे कि ऐसे के मुताबिक काम किया है, और टाइमली भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। और विच इन्हांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्योंकि आप टाइमली प्रिपेयर करोगे तो विच इन्हांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ठीक है। एंड इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये इसका मतलब ये है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंट है वो फैसिलिटेट करना चाहिए। मतलब कि ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है आप रिव्यू एंड इवेल्युएशन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका टाइम पे प्रिपेयर हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है विच इन्हांस दी क्वालिटी ऑफ ऑडिट, सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट इन्हांस होगा, ठीक है, अगर टाइम पे किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं तो, राइट। एंड फैसिलिटेट, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे, इट हेल्प। इससे कारण क्या होता है कि एक क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ जाता है एंड फैसिलिटेट रिव्यू, ठीक है, इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन और कंक्लूजन रिच, ठीक है। तो वो मदद करता है कि इफेक्टिव रिव्यू आप कर सकते हो, इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट जो है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, इन द सेंस कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और रही बात है तो वो शो कर रहा है कि ये ऐसे फॉलो कर रहा है कि ऑडिट जो है ऐसे फॉलो हुआ है ऑडिट के दौरान या फिनेंशियल स्टेटमेंट में। हाँ, ऑडिट में ऐसे फॉलो हुआ है, मतलब कि जब हमने ऑडिट प्रोसीजर करे तो ऐसे फॉलो हुए हैं। देन उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि इट शुड बी प्रिपेयर इन सच अ वे, कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सके ये सब चीज़ें। अब क्या चीज़ें हैं वो अभी अपन देखते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद ये बाद में ये लिखा हुआ है, ये कुछ पॉइंटर्स है जो ये शो कर रहे हैं कि जो प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है प्रिपेयर इस तरीके से होना चाहिए ताकि ये सब समझ में आ जाए। मतलब कि यार अब आप बना रहे हो, मतलब एक तरीके से नोट्स ऐसे बना रहे हो ताकि समझ में आ जाए। वैसे ही आप वर्किंग पेपर ऐसे बनाओ
डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाओ ताकि समझ सके। आप क्या समझ सके, सिंस आप प्रोसीजर भी डॉक्यूमेंट करते हो, कंक्लूजन भी डॉक्यूमेंट करते हो, एविडेंसेस डॉक्यूमेंट करते हो, जिस तरीके से कंक्लूजन पे रीच हुए वो भी डॉक्यूमेंट करते हो, तो एक तरीके से जो है तो उसमें भी यही बोला गया है कि जैसे कि जब आप ऑडिट प्रोसीजर करते हो तो NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, तो उससे वो समझ में आ जाए, क्योंकि आप प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करते हो ना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन से फिर प्रोसीजर समझ में आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, फिर आ जाए बात एविडेंस ऑब्टेन, ठीक है, जो भी आपने एविडेंस ऑब्टेन करे हैं वो एविडेंस भी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या आपने एविडेंस ऑब्टेन करे हैं, क्योंकि आप वो भी डॉक्यूमेंट करते हो, हमने ऊपर पढ़ा था। फिर कंक्लूजन रीच, ठीक है, वो कंक्लूजन जिस कंक्लूजन पे रीच करे हो वो भी समझ में आना चाहिए। एक चीज़ और भी है इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब कि ऐड एक तरीके से, अब वो डिटेल में तो चीज़ें रहेगी। तो ऑडिट प्रोसीजर करा, एविडेंस ऑब्टेन करे, अब एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद कोई सिग्निफिकेंट मैटर हमको दिखा, ठीक है, अराइज इन द ऑडिट, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर करने के दौरान कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स दिखे, तो सिग्निफिकेंट मैटर भी डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट ऐसा करते हैं अपन, 2 पॉइंट सिग्निफिकेंट के कर देते हैं, वो बचे हुए जो हमने ऊपर पढ़ के रखे थे वो देख लेते हैं कि भाई हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, एविडेंस ऑब्टेन करें, तो हमको एविडेंस क्या क्या ऑब्टेन करें वो समझ में आ जाना चाहिए, किस तरीके से हम कंक्लूजन पे आए हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन रीच वो भी हमको आ जाना चाहिए समझ में कि क्या कंक्लूजन है। देन उस ऑडिट के दौरान कोई सिग्निफिकेंट मैटर है या कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट है, हो सकता है क्योंकि कंक्लूजन पे आने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड करे हो टू रीच इन रीचिंग दोज कंक्लूजन, तो कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट अगर लगाए हैं, ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो भी जो है पता चलना चाहिए, और कुछ सिग्निफिकेंट मैटर हमने ऑब्टेन करे हैं तो वो भी हमको समझ में आ जाना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आ जाना चाहिए। इसको भी हम जैसे अगर देखें तो ये जो पर्टिकुलर हमने बनाया था कि जो हमने प्रोसीजर ऑब्टेन करे हैं, जो प्रोसीजर लगाई है, एविडेंस ऑब्टेन करे हैं, कंक्लूजन जिस पे रीच हुए हैं, फिर 2 पॉइंट इसमें बस ऐड हो जाएंगे कि सिग्निफिकेंट जजमेंट, ठीक है, डन टू रीच दोज कंक्लूजन, एंड फिर आ जाता है एक तो जजमेंट वाला आ गया और एक सिग्निफिकेंट मैटर अराइज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग ऑडिट। तो देखो अभी अपन ने ये समझा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस एक्सटेंट तक होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, ताकि ऑडिटर को ही समझ में आ जाए कि NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, क्योंकि बाद में उसको रेफर करना पड़े तो वो कर सकता है। देन फिर हमने समझा था कि किस तरीके से उसने एविडेंस जो है वो ऑब्टेन करे है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच, कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज इन दी ऑडिट या सिग्निफिकेंट जजमेंट यूज्ड टू अराइव एट अ कंक्लूजन। अब ये बोल रहे हैं कि NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है ना, तो NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करते हो, ठीक है, मतलब कि आप जो भी डॉक्यूमेंट करो जिससे NTE समझ में आए, तो ऐसे केस में जो है ऑडिटर को ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एरो है वो इधर आ रहा है, ठीक है, तो लिखा है इन डॉक्यूमेंटिंग NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जब आप NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट कर रहे हो द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड, तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में ऑडिटर को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए कि देखो मैं जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ इस मैटर पे लगा रहा हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर टेस्टेड, ठीक है, हु परफॉर्म दी ऑडिट। तो वही बात है कि जो भी आइटम आपने जिस पे आपने प्रोसीजर लगाया है, तो पहले आप आइटम बताओ, हु परफॉर्म दी ऑडिट वर्क, ठीक है, तो मैंने परफॉर्म करा है और व्हेन, इस डेट पे परफॉर्म करा है, और इसको रिव्यू करा है, तो हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क एंड व्हेन, ठीक है। तो भैया आइटम, ठीक है, मतलब कि किस आइटम या सब्जेक्ट मैटर पे आपने वो वर्क करा है, हु परफॉर्म, व्हेन परफॉर्म, हु रिव्यू, व्हेन रिव्यू, राइट। अब अगला पॉइंट ये है कि वाई ऑडिट डॉक्यूमेंट, भैया ऑडिट क्यों डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। तो इट हेल्प, देखो एक तो हमने समझा था कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस ऑडिटर समझ सके ये चीज़ें, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑडिटर ये चीज़ें समझ सके वो अलग पॉइंट थे। फिर एक ये पॉइंट है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है। कायदे से जब पर्पस पूछ रहे हैं तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि उसका पर्पस यही होता है ताकि लोग समझ सके कि ऑडिट प्रोसीजर किस पे लगाए हैं, ठीक है, क्या एविडेंस आपने गैदर करे हैं, ये सब चीज़ें पता ये होना चाहिए। पर वो पर्पस वाले पॉइंट में कुछ अलग अलग इन्होंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, वो भी अब एक बार हम जो है इसको देख लेते हैं कि भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि इट हेल्प इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, कि आप प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस जिस तरीके से किया है वो समझ में आए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो मतलब आपने वर्क की अकाउंटेबिलिटी शो करी है, ठीक है, तो इट ब्रिंग्स दी अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इट हेल्प टू डिस्चार्ज रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कल को कोई रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि कल को कोई रिव्यू करे, कोई सुपरवाइज करे तो इंसान सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। अब देखो रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो आपको फ्यूचर ऑडिट में हेल्प करता है, ठीक है। और बाद में अगर आपको EQCR एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करना है तो ये जो ऑडिट है इसमें मदद करता है।
तो ले दे के देखो क्या क्या चीज़ें हैं। इट हेल्प इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, कि भैया देखो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस करना है तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। और जो है इट ब्रिंग्स द अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द वर्क। आप ऑडिट करते हो तो समझ में आ जाता है कि चलो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस समझ में आया है, और एक अकाउंटेबिलिटी वो ब्रिंग करता है। साथ ही साथ जो है जिसको रिव्यू करना है तो वो रिव्यू कर सकता है। कुछ EQCR एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करना है तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन ये सारे पर्पस फुलफिल करता है, ठीक है। रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, ठीक है। एक अगर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करने तो वो हो जाते हैं, और सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, राइट। देखो 2 पॉइंट तो जिम्मेदारियों वाले इन द सेंस कि एक अकाउंटेबिलिटी शो होती है कि जो मैंने काम किया है वो काम मेरी जिम्मेदारी से मैं अकाउंटेबल हूँ उस काम के लिए, और मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो एक अकाउंटेबिलिटी और रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पूरी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। और एक ये है कि आप प्लानिंग परफॉर्मेंस करते हो ऑडिट का तो वो समझ में आ जाता है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं तो वो समझ में आ जाते हैं, ठीक है। और जिसको बाद में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करना है तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ये डॉक्यूमेंटेशन ये सारे काम तुम्हारे पूरे करता है। और सिंपल सी बात है कि जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो पर्पस पूरा होना चाहिए। आप कुछ काम करो उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का भी यही पर्पस है कि देखो यार एक अकाउंटेबिलिटी शो हो जाती है, रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ जो है मैं प्लानिंग परफॉर्मेंस करता हूँ तो वो समझ में आ जाता है। जो एविडेंस जो है उसके बाद जो है जो भी सिग्निफिकेंट मैटर ऑब्टेन करे हैं, जो भी एविडेंस गैदर करे हैं वो सारे एविडेंस समझ में आ जाते हैं। जो कंक्लूजन रीच करे हैं उस पर हम जो है पहुंच जाते हैं, वो समझ में आ जाते हैं। एंड देन जो है जिसको एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करना है वो इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये होगा तुम्हारे पर्पस सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पर्पस को पूरा कर देता है। अब पॉइंट है, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या ये फैक्टर्स है। अब मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है इसको हम डायग्राम से बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऑडिटर है जो ऑडिट करता है किसी एंटिटी का, राइट। और वहाँ से उसको एविडेंस गैदर होते हैं एंड वो जो है कंक्लूजन पे आता है। एक बार हम जो है इसके फैक्टर्स एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। पहले एंटिटी की बात करें कि एंटिटी का नेचर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी यही चेंज हो गया। चेंज इन द सेंस कि भैया नेचर ही ऐसा है, या नेचर चेंज हो गया, या साइज़ बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, और कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। तो इस तरीके से ये फैक्टर है, ठीक है। अब यही जब तुम नेचर एंटिटी पे लगा रहे हो तो भैया जो ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट मेथडोलॉजी लगा रहे हो उसमें भी ये नेचर देखा जाएगा, ठीक है। तो यही नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अगर आपने प्रोसीजर का नेचर चेंज किया या मेथडोलॉजी का नेचर चेंज किया तो इस तरीके से जो है आपका ऑडिट भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएंगे। देन उसके बाद आप जो है एविडेंस ऑब्टेन करोगे, आपको कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखेंगे। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर दिख रहे हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कुछ एविडेंस ऑब्टेन करोगे, ठीक है। अगर उस एविडेंस का जो है सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या उस ऑडिट एविडेंस का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, मतलब मैटर ही सिग्निफिकेंट है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ मैटर ही एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्शनल मैटर है तो भी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दिख ही रहा है कि जो है जब ऑडिट प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी, भाई एंटिटी का नेचर, साइज और जो है कॉम्प्लेक्सिटी है एंटिटी का, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है एंटिटी के अंदर फाउंड हुए हैं तो उससे फ़र्क हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन या सिग्निफिकेंट मैटर्स दिखे हैं तो वो चेंज हो जाए, उससे चेंज हो जाएगा। अब जैसे नेचर ऑफ एंटिटी की बात करें तो देखा जाए तो जैसे कि भाई पहले ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट था, तो जैसे नॉर्मल इन्वायरमेंट था, अब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट हो गया तो इससे नेचर ही चेंज हो गया, ठीक है। फिर वही है कि नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, फिर ऑडिट प्रोसीजर किस तरीके से अडॉप्ट करिए, ऑडिट मेथोडोलॉजी जो है आपका वो चेंज हो गया है तो वो फ़र्क पड़ता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हम ऑब्टेन करे हैं, तो कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर ऑब्टेन करे हैं तो उससे जो है आपका एविडेंस चेंज हो जाएगा। और जो है फिर कोई सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंस है उस एविडेंस का या सिग्निफिकेंट मैटर पे है एविडेंस तो एविडेंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। या कुछ एक्सेप्शंस मिले तो एविडेंस जो है आपके बढ़ जाते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये ऑडिट एविडेंस अफेक्ट करते हैं। अब बढ़ना कम होना मतलब कि ये फैक्टर्स रहते हैं कि एक्सेप्शन मिल गए तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन फिर करनी पड़ेगी। फिर कहीं अपने मतलब कि कहीं क्या इन द सेंस कि कहीं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ था कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, कंक्लूजन को भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। पर ठीक है वो तब डॉक्यूमेंट करना चाहिए जब इट इज़ नॉट डिटर्मिनेबल फ्रॉम दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने प्रोसीजर कितनी क्या ऑप्ट करी है, क्या एविडेंस आपने गैदर करे हैं, क्या सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं। इन सब से अगर आपको कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है तो एट द एंड फिर आपको जो है कंक्लूजन जो है आपको फिर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो ये बोला गया है कि कंक्लूजन आप डॉक्यूमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्यूमेंट तब करो जब इट इज़ नॉट डिटर्मिनेबल फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट्स।
फिर कुछ दूसरे पॉइंट्स भी आते हैं सन्ड्री, जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन, कि ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि भाई एक डिस्कशन होता है किसी मैटर पे, तो किस मैटर पे जो है ये डिस्कशन किया गया है, ठीक है, कब डिस्कस करा है और किसने डिस्कस करा है, ठीक है, और किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो मैटर कब किसने डिस्कस करा है और किस मैटर पे पहुँचे। तो एक तरीके से आपको डॉक्यूमेंट क्या करना चाहिए कि देखो किस मैटर पे डिस्कशन किया है, कब डिस्कस करा है और उस पर जो है हम किस कंक्लूजन पे आए, क्योंकि हम बहुत सारे मैटर डिस्कस करते हैं, तो कौन से सिग्निफिकेंट मैटर है जिनका डिस्कशन किया है, हमने कब डिस्कस करा है, क्या कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। एंड देन अगर डॉक्यूमेंट जो हमने करा है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको इनकन्सिस्टेंट मिलती है तो इसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने जो है वो इनकन्सिस्टेंसी को रिजॉल्व किया। फिर आता है बात डिपार्चर की, कि भैया अगर ज़रूरी है टू डिपार्ट फ्रॉम द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, कि जो ऐसे के रेलेवेंट रिक्वायरमेंट है उसे डिपार्चर करना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में वही बनती बात है कि आपको रीजंस कि मैं क्यों डिपार्ट कर रहा हूँ, मेरे को रीजंस और डिपार्चर बताना पड़ेगा। एंड अल्टरनेटिव प्रोसीजर, एक जो मैंने क्यों डिपार्ट किया और फिर क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, मैं तो ऐसे नहीं कर पाया ना, तो मेरे को रीज़न बताना पड़ेगा कि देखो ये कारण था, इस कारण से मैं ऐसे से डिपार्ट कर रहा हूँ। फिर आपको कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप हाथ खड़े करके बैठ गए। अल्टरनेटिव प्रोसीजर ऑप्ट टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एट द एंड आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। जो प्रोसीजर ऐसे में नहीं देके रखा है, आपने कोई दूसरा ऐसे लगाया है, तो आपने कुछ दूसरा प्रोसीजर ऑप्ट किया है, तो पहले तो डिपार्चर बताओ एंड जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाया है, ठीक है। अब जैसे कि और छोटे छोटे पॉइंट है कि जैसे कि कभी कुछ मैटर जो है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट अराइज होते हैं। अभी तो अपन ने डिपार्चर समझ लिया, जो मैटर आफ्टर रिपोर्ट, जैसे ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया और कुछ मैटर कभी अराइज हो रहे थे, तो वही कि आपको ये सब भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो वो मैटर क्या है, ठीक है, उस पर क्या कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाई है, अच्छा कुछ एविडेंस ऑब्टेन करे हैं, कंक्लूजन पे आए, तो ऑडिट प्रोसीजर एविडेंस और कंक्लूजन आए हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है। अब ठीक है, मैं कंक्लूजन पे आया तो उसका इफेक्ट मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ है क्या, क्योंकि रिपोर्ट के बाद है ना, जब रिपोर्ट वर्ड यूज़ किया है कि रिपोर्ट के बाद कुछ मैटर अराइज हुए, मतलब कि रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर रखता है, ठीक है, ऑडिटर के लिए। तो इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि देखो मैं कंक्लूजन पे तो आया, पर क्या इसका कुछ इफेक्ट मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे है कि नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, इसका इफेक्ट है, तो ऐसे केस में आपको अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उस ऑडिट के रिस्पेक्ट में चेंज करने पड़ेंगे। चेंज इन द सेंस कि आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन चेंज कर रहा है, ठीक है, कौन उसमें ऐड ऑन कर रहा है, और ठीक है कब कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, तो व्हेन एंड बाय हुम, कौन कर रहा है और कब कर रहा है, ठीक है। तो एक पूरी स्टोरी है, पूरा छोटा सा लिंक एक अपन समझ सकते हैं कि एक लिंक ही है एक दूसरे के साथ, कि भैया कोई पहले मैटर समझ लो, उसको ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, एविडेंस गैदर करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे, फिर देखेंगे क्या ये कंक्लूजन पे तो आया, तो क्या इसका इफेक्ट है मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट है तो वो भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे कि इस पर क्या क्या इफेक्ट है, और अगर इफेक्ट है तो ऑब्वियस बात है कि डॉक्यूमेंटेशन में फर्दर अपडेशन करने पड़ेंगे, तो वो कौन कब कर रहा है ये बता दो। फिर से रही बात आती है असेंबली, ठीक है। तो भैया आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असेंबल करना पड़ता है और फाइल बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि लूज पेपर पर रख दिया, आपको असेंबली करनी पड़ती है। तो ऐसा बोला गया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ना असेंबलिंग की, ये सब ये आप ऑडिट रिपोर्ट जैसे इशू हुई ना, रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर कर दो। ऑडिट कंप्लीशन नहीं बोला मैंने, रिपोर्ट भैया कंप्लीट कर दिया, रिपोर्ट इशू कर दी उसके बाद, ठीक है। तो मैं कंप्लीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि जैसे रिपोर्ट इशू हुई, रिपोर्ट इशू करने के 60 दिन के अंदर, ठीक है। एंड शुड नॉट डिलीट टिल द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड, मतलब वही, मतलब कि आपको तो 60 दिन के अंदर बनाने का है, कंपाइल करना है, और वो बोल रहे हैं कि शुड नॉट डिलीट टिल द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड, मतलब 7 साल तक कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 7 साल तक हमको मेंटेन करने का है रिटेंशन पीरियड, ठीक है। तो रिटेंशन पीरियड कब से देखेंगे कि क्या ऑडिट कंप्लीशन से देखेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऑडिट कंप्लीशन से नहीं, हम रिटेंशन पीरियड जो देखेंगे वही ऑडिट रिपोर्ट से देखेंगे, मतलब कि रिपोर्ट के ही 60 दिन में जो है हमें फाइल बनानी, डॉक्यूमेंट्स तो ही हमारे पास, और ये जो डॉक्यूमेंट है ऑब्वियस सी बात है कि ये 7 साल तक डिलीट नहीं होने चाहिए। फिर रही बात कुछ ओनरशिप के पॉइंट है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वैसे भी वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, तो वो अपने डिस्क्रिशन पे ही, इधर अपन ने ये पढ़ा है कि आपको क्लाइंट को भी देना हो, ठीक है, तो वो भी अपने डिस्क्रिशन पे दे सकते हो, ठीक है। टू मेक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट एंड मेक एंड अवेलेबल टू द क्लाइंट प्रोवाइडेड, वही फिर प्रोवाइडेड आप दे सकते हो ना, आप दो डिस्क्रिशन पे, तो डिस्क्रिप्शन पे दो, आपके कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करा है, आप दो, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि मैं एट इस डिस्क्रिप्शन में एक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू क्लाइंट, क्लाइंट बोला है, प्रोवाइडेड कि जो आप ये जो, ठीक है, आपको तो क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, थर्ड पार्टी को नहीं प्रोवाइड करना, वो भी अपने डिस्क्रिप्शन पे कर रहे हो, पर प्रोवाइड भी कर रहे हो, तो प्रोवाइडेड इट डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क एंड प्रोवाइडेड इट डज नॉट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वह अंडरमाइन नहीं करे वैलिडिटी ऑफ वर्क और वो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करे, ठीक है। अब कुछ अदर पॉइंट्स है, एक्सेस टू वर्किंग पेपर। अब देखो ये जो पॉइंट है वर्किंग पेपर,
ये वर्किंग पेपर की बात है ना, बहुत सारी जगह पे करके रखे, ठीक है। एक तो अपना शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1, जिसमें वो बोलते हैं कि आप जो है क्लाइंट के अलावा किसी को दे नहीं सकते डॉक्यूमेंट। ऐसे 230 तो ये भी बोल रहा है कि क्लाइंट को भी दे रहे हो तो अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हो, प्रोवाइडेड वो अंडरमाइन नहीं करे वैलिडिटी ऑफ वर्क और इंडिपेंडेंसी अफेक्ट नहीं करे। पर इधर ऐसे ये जो है क्लॉज S2P शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का क्लॉज 1, ये तो बोल रहे हैं कि आप तो दे ही नहीं सकते, आप दे सकते हो क्लाइंट को और बचे हुए लोगों को नहीं दे सकते, थर्ड पार्टी को। बस फिर वो एक्सेप्शन यही है कि आप कंसेंट पे दे सकते हो या लॉ बोले तो दे सकते हो। फिर बात आती है ऐसे 200 की। ऐसे 200 भी बात करते हैं इसकी क्या कि ऐसे 200 में भी यही बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ठीक है मेंटेन होनी चाहिए। और फिर वही बात है कि जब लीगल प्रोफेशनल ड्यूटी है तो आप क्लाइंट को डिस्क्लोज करो, ठीक है। और जो है तो ऐसा है कि क्लाइंट को डिस्क्लोज करने की दिक्कत हर जगह ऐसा नहीं है। आपको शेड्यूल 2 में भी बोल कर क्लाइंट को डिस्क्लोज करो, पर हाँ ऐसे 230 में भी बोला है क्लाइंट को डिस्क्लोज कर सकते हैं आपके डिस्क्रिप्शन पे। पर फिर उन्होंने एक्सेप्शन चिपका दी कि वो इंडिपेंडेंसी इन सबका ध्यान रखना, मतलब कि वो एक रहता है ना अलर्ट करना। तो इधर भी अलर्ट करने वाली बात है कि जब देखो कि आप डिस्क्लोज करो, ठीक, आपको वैसे तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज करनी है, पर जो है अगर लीगल प्रोफेशन ड्यूटी है तो आप फिर डिस्क्लोज करो ऐसा। फिर SQC1 भी बात करता है ओनरशिप की, एंड देन ओनरशिप एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और ऐसे 230 की बात करता है। तब अगर देखो तो SQC1 फिर 200, तो SQC1 का 200 आता है, फिर 200 का 230, ये 3 तो है, और बाकी कोड ऑफ एथिक्स। फिर बोल के रखा है कि देखो अपन ने तो ये समझा है कि ऑडिटर की वर्किंग पेपर तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो कल को कोई दूसरा ऑडिटर मांगे तो देना नहीं है, ठीक है। अब यार मुझे उसके वर्क को समझना है, अब जैसे इंटरनल ऑडिटर है जो भी है, मेरे को उसके वर्क को समझना है, ठीक है। तो उसमें यही है कि एक ऑडिटर, आप ये पूछ सकते हो दूसरे ऑडिटर से क्या तूने किस तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट करी, या ठीक है अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ बातचीत करनी तो आप बातचीत कर सकते हो, पर आप वर्किंग पेपर नहीं ले सकते। आप उससे उसका तरीका पूछ सकते हो, आप सारी तरीके की बातचीत कर सकते हो, क्लैरिफिकेशन कुछ लेने हैं, ऑडिट में कुछ पॉइंट्स जो हमको ध्यान रखना है वो सब समझ सकते हो, सारी वर्बल चीज़ें कर सकते हैं, पर यार वर्किंग पेपर आप नहीं मांग सकते उनसे, ठीक है। और फिर 600 की बात आती है कि जब आप किसी दूसरे ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहे हो तो आप ये सब बातचीत तो कर सकते हो। और जो है जब सामने वाला कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि दूसरा ऑडिटर जो है वो मेंबर ऑफ ICAI है कि नहीं है। तो अब जैसे कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडिया के बाहर होती है, तो उसमें जो ऑडिटर है वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर में भी मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर ऑडिटर अडॉप्ट करता है जब वो अनादर ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वो वर्किंग पेपर तो वैसे भी नहीं मांग सकता, ठीक है। चलो वो सब तो ठीक है। अब वो ये भी देखना है कि वो ऑडिटर क्या मेंबर ऑफ ICAI है, तो उसके वर्क पे हम रिलाई भी कर लेंगे कि जो उसने बोला उसको रिलाई भी कर लेंगे, ठीक है, उस बंदे पे रिलाई कर लेंगे। पर अगर वो मेंबर नहीं है तो ऐसे केस में हम उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो हम ऐसे 600 में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। और फिर हम एविडेंस भी ये गैदर करेंगे कि जो अनादर ऑडिटर ने वर्क करा है वो एडिक्वेट है कि नहीं मेरे काम के लिए। फिर एक कहीं पढ़ा था कि एंटिटी का जब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट होता है तो एंटिटी को समझना, देखो हमने एक वीडियो डाला था जिसपे 6 स्टेजेस ऑफ ऑडिट होती है। तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है कि बिजनेस का अंडरस्टैंड करना, वॉक थ्रू करना। तो जो वॉक थ्रू है तो वॉक थ्रू जो है वो ऐसे 315 बोलता है क्या जो है बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लो, फिर डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसे 230 के हिसाब से ही होगा जो होगा। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से हमने जो है ऐसे 230 को समझा है, ठीक है। हमने फिर ये एक्सेस ऑफ वर्किंग पेपर इस पर कुछ क्वेश्चन थे, ओनरशिप पे क्वेश्चन है, ठीक है। रिटेंशन पीरियड MCQ में आ जाएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो असेंबली है 60 दिन में करना है वो आ जाएगा। फिर हमने जो मैनर अराइज आफ्टर रिपोर्ट, मैटर जो रिपोर्ट के बाद अराइज होता है तो वो बहुत ही जनरल पॉइंट है कि भैया कैसे करना है उसको, वो जनरल पॉइंट है। डिपार्चर कर रहे हो तो डिपार्चर करो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो तो वो सब डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। कुछ डिस्कशन है तो किस मैटर पे डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कब ये करा है, क्या कंक्लूजन निकला है, ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। बाद में कुछ इनकन्सिस्टेंसी मिलती है, ठीक है, तो वो इनकन्सिस्टेंसी को रिजॉल्व कराए तो वो इनकन्सिस्टेंसी को रिजॉल्व भी बताना पड़ता है। अब देखो ये नहीं बोला कि क्या इनकन्सिस्टेंसी को रिजॉल्व कैसे करा ये बताना देता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में जो डायग्राम था। बाकी जो है हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हैं तो पर्पस सॉल्व हो जाता है, जिसमें एक अकाउंटेबिलिटी और रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है। बाकी जो है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, और जो है प्लानिंग परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट मैटर अराइज होते हैं तो वो पता चल जाते हैं, वो हेल्प करते हैं फ्यूचर ऑडिट में। तो पर्पज़ ये सर्व हो जाता है कि भाई प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग किस तरीके से करिए ऑडिट की, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है, कभी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस ऑडिटर को जो है समझ में आए, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें वो जो है समझ सके। बाकी फिर जो है डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी
कि वो ऐसे कि ऑडिट ऐसे के मुताबिक हुआ है वो समझ में आ जाना चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, टाइमली बन जाना चाहिए, क्वालिटी ठीक है टाइमली बनती है तो हाई क्वालिटी रहती है। अब उसको और फिर एक पॉइंट है कि रिव्यू वाला